हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस बी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल। आज हम सीटेट 2018 का क्वेश्चन पेपर सीडीपी का सॉल्व करेंगे और आप हमारे साथ सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे हम 30 मिनट में आपका पूरा 30 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाए, क्योंकि हमें समझाना भी रहता है तो टाइम थोड़ा हो सकता है ज़्यादा लग जाए, लेकिन कोशिश रहेगी कि 30 ही मिनट में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आप समझिएगा। इसके पहले हमने 2024 का जनवरी और जुलाई का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, उसके बाद 2023 और 2011 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। आज हम 18 का सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्लास को करेंगे स्टार्ट। बाकी ये सारी बातें हमने बहुत सारी बातें आपको बताई हैं कि एग्जाम में आपको कौन सी बातें ध्यान देनी चाहिए, कौन से नहीं, जो पहले पेज में लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। देखिए, एक सीटेट की टारगेट की प्लेलिस्ट है, वो जरूर देखिएगा, क्योंकि हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथ में सॉल्व करते चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे और आप भी आंसर करिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखिए देखिए ये पेपर 1 और पेपर 2 वाले दोनों देख सकते हैं, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 की सीडीपी अलग अलग नहीं है। ठीक है, चाहे जो दे सकता है। ठीक है, दोनों सिलेबस एकदम सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपसे, ये 2018 का ही ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। ठीक है, अगर आपको एक बार से हिंदी ना समझ आए तो एक बार इंग्लिश की ओर जरूर देखिएगा। और कभी भी हमने आपको ये भी बताया कि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर गलत दिया हुआ है तो वो जो ऑफिशियल आंसर मानते हैं वो इंग्लिश वाला ही मानते हैं। ठीक है, तो एक बार इंग्लिश जरूर देख लिया करिए। तो शरीर के केंद्रीय भागों से परिधियों की ओर, देखिए आपने प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पढ़ा होगा, जो जिसका विकास क्या होता है, केंद्र से बाहर की ओर। तो इसमें यही कहा जा रहा है, केंद्र भाग से परिधियों की ओर। ठीक है, मतलब कि सेंटर से ये परिधि की ओर, ये पूछ रहा है कि सेंटर से परिधि की ओर क्या दर्शाता है। देखिए, छोटा बच्चा होता है, पहले उसके हाथों पर कंट्रोल होता है ना, पहले वो अपने हाथों से, देखिए वो रोता भी है, पहले बहुत तेज से रोता है, लेकिन बाद में क्या होता है, आंसू पोंछ के काम चल जाता है ना। पहले वो बॉल को पूरा एकदम हाथों, दोनों हाथों से पकड़ेगा, अपनी बाहों में ऐसे पकड़ लेगा बॉल को, लेकिन जब छोटा हो जाता है तो एकदम एक हाथ से पकड़ लेता है ना। तो पहले विकास क्या होता है, सेंटर टू पेरिफेरी होता है, मतलब केंद्रीय से क्या होता है, परिधियों की ओर होता है। ठीक है, तो ये बात किस प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आपने पढ़ी होगी, हमने भी करवाया हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, ये देखेंगे प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहाँ है, मध्य विकास। देखिए तीसरे ऑप्शन में ये बात कही जा रही है कि मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, मतलब प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमल, देखिए प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, तो मध्य सेंटर टू पेरिफेरी होता है। ठीक है, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी होती है, ये आपके विकास का सिद्धांत होता है। हमने भी आपको पढ़ाया हुआ है, लिखाया हुआ है, अगर आपने थ्योरी क्लास पढ़ी होगी तो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, पहले सेंटर, पहले पूरे हाथों पर उसके कंट्रोल आता है, बाद में उसकी उंगलियों पर कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, उंगलियों से फिर पेन पकड़ना पूरी तरीके से वो सीख जाता है। तो सेंटर टू पेरिफेरी होता है विकास जो है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। बाकी ये सारे विकास आपने नहीं पढ़े होंगे, विकेंद्रीय विकास का सिद्धांत और विकेंद्रित विकास के सिद्धांतों को ये भी नहीं होगा, सोपनीय विकास के सिद्धांतों को ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर इसका होगा थर्ड वाला, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है। देखिए, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, ठीक है, स्कूल कैसी संस्था है ये आपको बताना है। समाजीकरण से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, स्कूली बच्चों का प्रमुख स्थान होता है। सेकंड में कहा जा रहा है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, स्कूल की दिनचर्या का होता है। ये बात नहीं देखेंगे, जहां बच्चे के हित में होगा, जो जहां बच्चा सक्रिय होगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। थर्ड में कहा जा रहा है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, यहाँ बच्चों की गतिविधियां होती तब तो ऑप्शन करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है स्कूल की गतिविधियों का, इसलिए ये भी आपका गलत होगा। फोर्थ में कहा जा रहा है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, तो यहाँ शिक्षक को नहीं देखना, हमें बच्चे के हित में देखना है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। बचा आपका फर्स्ट ऑप्शन, यही आपका करेक्ट होगा, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, स्कूली बच्चों के समाजीकरण एक ऐसी संस्था है जहां बच्चों का प्रमुख स्थान होता है। ठीक है, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में क्या कहा जा रहा है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं, ठीक है, जब आप एक शिक्षक से आप जब जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों
की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए स्कूल में ड्रेसेस भी लगती हैं। यहाँ शिक्षक को कहा जा रहा है जब शिक्षक जो है स्कूल समूह में जुड़ जाता है तो वो देखिए कई कई स्कूलों में देखिए टीचरों का भी क्या होता है ड्रेस लगता है, कहीं कहीं नहीं लगता है, तो वो उसी के अनुरूप जुड़ जाते हैं। जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं तो सबकी एक समान ड्रेस होती है, तो क्यों लगता है उसमें ये होता है ना, कोई बच्चा ये ना देखिए कोई अमीर है गरीब है ना, तो क्योंकि अगर ड्रेस नहीं लगेगी तो हर तरह अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से ड्रेस पहन के आएंगे, तो उसके समूह की अनुरूपता के लिए ये ड्रेस लगता है कि सब बच्चे एक अनुरूप लगे, सब एक तरह से लगे ना, तो इसका आंसर फोर्थ होगा। ठीक है, पहले क्या समूह की पहचान के लिए नहीं, यही पहचान तो दूर करने के लिए जो है वो ड्रेसेस लगाई जाती है ताकि सारे बच्चे इक्वल लगे आपके। ठीक है, कोई अमीर गरीब ऊंच नीच कुछ ना लगे। ठीक है, इसलिए ड्रेसेस लगाई जाती है। तो समूह की पहचान के लिए तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक, सेकंड में कहा जा रहा है समूह आज्ञाकारिता का आज्ञा के पालन के लिए आप पहन के आओगे। समूह निर्देश अनुपालन का ये भी नहीं होगा। सबसे बेस्ट आंसर आपका फोर्थ है समूह की अनुरूपता का। देखिए सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जहां आपको 2 ऑप्शन भी करेक्ट लग सकते हैं, लेकिन दोनों में से जो सबसे बेहतर होगा वही आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, किसी वस्तु की स्थायित्व। देखिए प्याजे से क्वेश्चन पूछा गया। हमने कल प्याजे का हमने अपने चैनल पे कम्युनिटी पे क्योंकि हमने पहले प्याजे को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, प्लीज़ आप प्याजे का जो हमने वीडियो पढ़ाई हुई है आपको क्लासेस प्रोवाइड की हैं बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी लगवाए हुए हैं। ठीक है, सारी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ देखिएगा ज़रूर, आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। हमने देखिए हम पहले थ्योरी पढ़ाते हैं, थ्योरी पढ़ाने के बाद जस्ट 2011 से 23 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना के हमने आपको करवाया हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा जरूर, आपको बेहतर समझ में आएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा प्याजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त होती है। तो आपने अगर प्याजे का सिद्धांत पढ़ा ही नहीं होगा तो इसका आंसर कहाँ से दोगे। अब इसको टीचर कैसे भी समझा दे, जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे हम कैसे समझेंगे। ठीक है, थ्योरी पढ़े रहोगे तब आपको बेहतर समझ में आ सकता है। ठीक है, तो वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट्स परमानेंस जो होता है ये विकास के किस चरण में होता है। तो प्याजे ने 4 स्टेजेस दी है। कौन कौन सी, SPCF देखिए सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल। तो पहले ये देखिए एकदम लाइन से दिया हुआ है। पहली अवस्था आपकी सेंसरी मोटर होती है, जन्म से 2 वर्ष तक होती है, फिर 2 से 7, 7 से 11, फिर 11 से 15 वर्ष तक का। तो ये 4 स्टेजेस होती हैं। तो इसमें कहा जा रहा है वस्तु ऑब्जेक्ट्स परमानेंस कौन से स्टेज में आता है। तो प्याजे ने बताया हुआ जब बच्चा छोटा होता है, इसका आंसर फर्स्ट ही होगा संवेदी गामक सेंसरी मोटर स्टेज, क्योंकि जब बच्चा जन्म से 2 वर्ष का होगा तो छोटा ही होता है तो अपने देखिए इंद्रियों के माध्यम से सीखता है संवेदी। ठीक है, संवेदी सेंसरी मोटर, तो जो बच्चे की सेंसेज होती है ना, आंख कान नाक त्वचा जीभ, ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा जो है बच्चा वो छोटा होता है तो जन्म से 2 वर्ष तो इन्हीं के द्वारा ही सीखता है। तो जो ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब वस्तु के स्थायित्व, कोई भी वस्तु अगर कहीं भी रखी रहेगी तो वो बच्चा जो है उसको वहीं ले जाके रखेगा, छोटा बच्चा होता है। तो जो स्थायित्व की अवधारणा जो है प्याजे ने इसको फर्स्ट स्टेज में कहा है, ये बच्चे के अंदर प्राप्त हो जाती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। प्याजे से आपके 3-4 क्वेश्चन आएंगे। हमने आपको अभी 2 दिन पहले पोस्ट किया था वीडियो, अगर आपने देखा होगा तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, प्याजे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एकदम पक्का है। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। प्याजे हो गए, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, पूछा जा रहा है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो व्यक्तिगत शिक्षा होती है, जो इंडिविजुअल एजुकेशन होता है, वो किस योजना के संदर्भ में बनाया जाता है। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के हित में ही बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए अलग अलग बच्चा होता है, हर बच्चा अपने नीड के अकॉर्डिंग सीखता है, किसी को जल्दी समझ आता है, किसी को लेट समझ में आता है ना। तो ये जो इंडिविजुअल एजुकेशन है मतलब व्यक्तिगत जो शिक्षा कार्यक्रम है, ये बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में ही बनाया गया है। तो इसका आंसर होगा सेकंड। वैसे भी हमने आपको बताया है, अगर जिसको नहीं भी आता होगा, जिसमें देखेंगे बालक के हित में जो ऑप्शन होगा वही आपका करेक्ट होगा, जहां बच्चा एक्टिव होगा जिस ऑप्शन में वही आपका करेक्ट होता है। तो सेकंड इसका आंसर होगा। फर्स्ट में कहा जा रहा था विशेष शिक्षा कार्यक्रम, तो ये नहीं होगा। मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम ये भी नहीं होगा। ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम ये भी आपका नहीं होगा। आंसर इसका सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ, डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। ये आपको बताना है कब शुरू करते हैं, 12 से 18 महीने में, 18 से 24, 24 से 30 महीने में या 30 से 36 महीने में। जब बच्चा छोटे छोटे वाक्यों को
वाक्यों में बोलना शुरू कर देता है। मतलब कहा जा रहा है कि अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य, मतलब छोटे छोटे शब्द मिलाकर मम्मी खाना, ठीक है, मम्मी पानी, तो जैसे छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देता है। कब ये बोलना शुरू करता है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आपको पता होगा कब ये शुरू करता है। तो 12 से 18 महीने में तो होगा नहीं, 18 से 24 महीने, मतलब 1.5 से 2 साल के बीच में बच्चा जो है, जब 1.5 से 2 साल का हो जाता है तो इतना बोलने लगता है कि मम्मी पानी, मम्मी खाना, इतना बोल लेता है। तो ये इसका आंसर होगा सेकंड, ठीक है। अब इसमें क्या ही समझाना, ये प्योर फैक्ट है कि ये 1.5 से 2 साल में बच्चा छोटे छोटे वाक्यों शब्दों को मिलाकर बोलने लगता है वाक्य, ठीक है। तो इसका आंसर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7 में कहा जा रहा है बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी। तो ये बुद्धि लब्धि वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा किसने दी है। गैल्टन के द्वारा, ये तो आपका गलत हो जाएगा। बिने के द्वारा, अल्फ्रेड बिने भी नहीं, स्टर्न के द्वारा नहीं, टर्मन के द्वारा, टर्मन ही होगा इसका आंसर होगा कौन, विलियम स्टर्न, ठीक है, विलियम स्टर्न के द्वारा, ये इसका थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा किसने दी, विलियम स्टर्न ने, ठीक है। इसका आंसर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि सृजनात्मकता को किसकी अवधारणा से संबंधित माना जाता है। द्रव बौद्धिकता, रवादार बौद्धिकता, अभिश्रित सोच, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो 2 तरह की थिंकिंग आपने पढ़ी होगी, एक डाइवर्जेंट एक कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब अभिसारी चिंतन और डाइवर्जेंट का मतलब होता है अपसारी चिंतन। तो जो ये अपसारी चिंतन होता है, इसमें क्या होता है, बच्चा इसका आंसर अलग अलग तरीके से दे सकता है। जैसे अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, पानी नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे, है ना। तो इसका आंसर बच्चा अलग अलग तरीके से देगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सूरज किधर से निकलता है, भारत की राजधानी क्या है, महात्मा गांधी का जन्म क्या हुआ था, तो इसका आंसर तो आप एक ही दोगे ना। जरूरी नहीं कि हर बच्चा अलग अलग इसका आंसर देगा। इसका आंसर सब एक ही तरीके से देंगे। तो जिसका आंसर सब एक ही तरह से देते हैं, मतलब MCQ बेस्ड, जैसे आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हो तो इसका एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, सब बच्चे एक ही आंसर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपका होता है, ये देखिए, जो एक तरह से आंसर देते हैं इसे कहते हैं क्या, कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट। जिसका आंसर अलग अलग तरीके से देते हैं उसका क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, जिसे आप अपसारी चिंतन कहते हो। जिसका आंसर एक होता है वो आपका अभिसारी चिंतन होता है, जैसे MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपके होते हैं, ठीक है। तो सृजनात्मकता क्या होती है, क्रिएटिविटी क्या होती है, जिसका आंसर जो बच्चा अपसारी हर तरीके से सोच पाए ना, समस्या समाधान कर पाए, तो इसका आंसर क्या होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा, विविध सोच होगा। देखिए हिंदी में इसके अलग अलग वर्ड आपको मिल सकते हैं, यहाँ अपसारी चिंतन नहीं लिखा, लेकिन अगर आप इंग्लिश में इसलिए कहते हैं, इंग्लिश में भी ध्यान रखना है आपको। तो इसका आंसर होगा डाइवर्जेंट थिंकिंग, फोर्थ आंसर इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश के नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो जो ध्वनि संयोजन होता है किसके अंतर्गत बताया जाता है, ये आपने फोनोलॉजिकल पढ़ा होगा, ध्वनि संबंधी, ठीक है। तो इसका आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा, ये ध्वनि संबंधी के नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। व्याकरण तो होगा नहीं और वाक्यात्मक भी नहीं होगा, विभक्ति विषयक ये भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, हमें थोड़ा जल्दी करना है, 30 मिनट में हमने कहा था, आप भी 30 मिनट देखिए। आप CDP का क्वेश्चन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तब आप 15-20 मिनट में कर सकते हो, बाकी समय आप किसी और सब्जेक्ट में, पैसेज या मैथ में लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, भाषा निर्धारित कहते हैं, ठीक है, भाषा द्वारा निर्धारित होती है। इसका आंसर तो क्वेश्चन में ही है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ये भाषा निर्धारित, इसे भाषा निर्धारित कहते हैं, ठीक है। संस्कृति प्रभावित नहीं कहते, संयोगात्मक पक्ष भी नहीं होगा, सामाजिक भाषाई उद्धृत भी नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है, यह आपको बताना है। अंतर्दृष्टि का, कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, अनुमानिका। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि
बच्चा जो अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर जो है उपकरण की खराबी या कारण की परिकल्पना का परीक्षण करता है। ठीक है, परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। तो ये क्या कर रहा है, खोज कर रहा है ना, ह्यूरिस्टिक, जिसे आप ह्यूरिस्टिक खोज कहते हैं, अनुमानी विधि कहते हैं। ये मानसिक दृढ़ता इसमें होगा नहीं, कलन विधि तो हो नहीं रहा जिसमें सूत्र का प्रयोग किया जा रहा है, अंतर्दृष्टि का भी नहीं है, ये खोज कर रहा है ह्यूरिस्टिक। तो इसका आंसर फोर्थ होगा अनुमानी विधि का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। तो आपने विश्लेषण और संश्लेषण विधि पढ़ी होगी। तो संश्लेषण में क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों को हम इकट्ठा करके पढ़ते हैं ना, और जो विश्लेषण होता है वो विश्लेषण क्या होता है, जो जिसका आंसर हम छोटे छोटे टुकड़े में बांट कर, ठीक है, छोटे छोटे, यहाँ कहा जाना छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करके किया जाता है, तो वही आपका क्या होता है, विश्लेषण होता है। तो इसका आंसर देखेंगे कम करने की विधि का नहीं है, द्वितीयक विस्तारण का, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। विश्लेषण में क्या कहते हैं, हम चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ कर जो है उसे आसान बना लेते हैं, इसे हम विश्लेषण कहते हैं। संश्लेषण में छोटे छोटे पार्ट को इकट्ठा किया जाता है, विश्लेषण में हम छोटे छोटे पार्ट करते हैं, तो वो होता है विश्लेषण का। फोर्थ में दिया गया है क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का, तो ये भी नहीं होगा, इसका आंसर थर्ड होगा। विश्लेषण और संश्लेषण विधि आपने जो भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर रखा है उसमें भी पढ़ा होगा, विधि शिक्षण सूत्र में भी पढ़ा होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि। तो जो महिला और पुरुष की भूमिका का निर्धारण है वो किया जाता है, ये आपको बताना है। देखिए, जो स्त्री और पुरुष की भूमिका का निर्धारण किया गया है कि आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, आप ये काम कर सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं, महिला बाहर नहीं जा सकती है ना, पुरुष रोते नहीं हैं, उनके आंखें नहीं, आंसू ही नहीं है ना, क्योंकि समाज ये कहते हैं ना पुरुष रोते ही नहीं है, उनको भी दर्द होता है, उनकी आंखें हैं, उनकी आंख में भी पानी है ना, बस वो दिखाते नहीं है, यही मान लो आप। तो पुरुष जो है ये काम कर सकते हैं, महिला गुड़िया खेलती हैं, और ये पुरुष जो है जब छोटे होते हैं, जब महिला गुड़िया खेल सकती हैं, मतलब छोटी बच्ची गुड़िया खेलेगी और बच्चा जो है वो कार चलाएगा। तो ये सारी जो भूमिकाएं हैं, ये जो बनाया हुआ है ये समाज ने बनाया हुआ है। तो ये क्या है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा गया, 2024 और 2023 का जो हमने किया हुआ है उसमें भी हमने आपको बताया। सारे क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है, हमने 2018 का लिया, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, ठीक है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, ना कि सेक्स है ना। आप अभी बाद में पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जाता है, जो लिंग होता है वो सेक्स होता है, लेकिन जो जेंडर होता है वो सोशल होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां डैश के कुछ उदाहरण हैं। तो जो कोडिंग होता है, अंकन होता है, ये क्या होता है, ये उपलब्धि के आकलन की गढ़न विधि है। ठीक है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गढ़न विधि, फोर्थ इसका आंसर होगा। फर्स्ट देखेंगे, परीक्षा के उत्तर पत्रों की मूल्यांकन की प्रक्रिया है, तो ये मूल्यांकन की नहीं है, ये अंकन की प्रक्रिया है, इसलिए इसे गढ़न विधि। ठीक है, कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, ये भी नहीं होगा। आलेख, रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, ये भी नहीं होगा। ये अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गढ़न विधि है। जैसे होता नहीं है क्लास में, आप पास आउट, आपका इतना परसेंटेज मार्क्स है, तो ये अंकन की, जो इसमें अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां, ये आपकी गढ़न विधि में जाएगी। फोर्थ इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है, ये आपको बताना है। अधिगमकर्ता मतलब जो विद्यार्थी होते हैं उनकी उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की क्या सहायता करते हैं। जब हम बच्चों की उपलब्धि का आकलन करते हैं तो शिक्षकों को किस तरह से ये सहायता करता है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड करने में, तो ये तो आपका गलत होगा। शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, तो मूल्यांकन करने में। थर्ड में कहा जा रहा है कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह, देखिए क्षमता समूह आपका नहीं बनाना है। ठीक है, फोर्थ में कहा जा रहा है शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड होगा या फोर्थ होगा। सेकंड में कहा जा रहा है शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, है ना, तो इसका आंसर तो सेकंड ही जाएगा। सेकंड में, क्योंकि ये क्या कहा जा रहा है कि जो टीचर जो है जब उसकी उपलब्धि, जब बच्चे की उपलब्धि के बारे में जान जाएगा कि इस बच्चे को कैसे समझ में आता है, तो टीचर शिक्षण जो अधिगम है अपना विधि की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, उसका मूल्यांकन वो करेगा, उसी तरीके से वो पढ़ाएगा। ठीक है, क्योंकि फोर्थ में कहा जा रहा था केवल सूची तैयार करने में, इसीलिए हमने फोर्थ नहीं लगाया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए।
कहा जा रहा है समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये किस पर आधारित है ये आपको बताना है। सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण में बताया जा रहा है और विश्व बंधुता में बताया जा रहा है। तो जो ये समावेशी शिक्षा है इसमें हर बच्चे को इंक्लूड किया जाता है, चाहे कोई गिफ्टेड हो, चाहे कोई मंद बुद्धि बालक हो, चाहे कोई पिछड़ा बालक हो, चाहे जिस तरह का बालक होता है, इसमें हर तरह के बच्चों को इंक्लूड किया जाता है और बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। मतलब समता एवं समान अवसर, सबको समान अवसर। तो मतलब सेकंड इसका आंसर होगा। बाकी सामाजिक संतुलन ये सब एकदम गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे और भी साल में पूछा गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया है, ये आपको बताना है। कब आया आपका? डिसेबिलिटीज बताइए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज 1992, 1995, 1999, 2016। तो इसका आंसर होगा 2016 में ये पारित हुआ। ठीक है, तो एक प्योर फैक्ट है, इसको आपको पता होना चाहिए, 2016। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए यहाँ क्वेश्चन भी पूछा गया है इंडिविजुअल डिफरेंसेस से। कहा जा रहा है व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, मतलब जो अलग अलग जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, यहाँ तक कि देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, यहाँ हम और आप एक तरह कोई भी देखिए, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे होते हैं वो भी सेम नहीं देखते हैं, किसी न किसी में से अलग ही होते हैं ना। तो कोई भी दो व्यक्ति इस दुनिया में सेम नहीं है, सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, आप भी अपने मम्मी पापा की तरह एकदम सेम नहीं दिखते होंगे ना। सबकी जो इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस है, ये बच्चे को पढ़ाने के लिए विद्यालय में पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक क्या करे, ये आपको बताना है। व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न भागों में पढ़ा सके। सेकंड में कहा जा रहा है विविध अधिगमकर्ताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। थर्ड में कहा जा रहा है विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। फोर्थ में क्या कहा जा रहा है बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो, मतलब बच्चों को समरूप सबको एक तरह बनाने में जो प्रशिक्षित हो ये होगा। या विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले, इसमें विशिष्ट लग गया है, केवल विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने में प्रशिक्षित हो, ये दोनों तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब फर्स्ट में कहा जा रहा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकते, तो विभिन्न वर्गों में नहीं पढ़ाना, हमको सबको साथ में पढ़ाना है। तो ये बात सेकंड में कही जा रही है कि विविध अधिगमकर्ताओं आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम विधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, मतलब जो अलग अलग बच्चे हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग सबको वो अलग अलग शिक्षण अधिगम प्रविधि का प्रयोग करके पढ़ाने में सक्षम हो, वही होती है। वही उसी तरीका का क्या होना चाहिए, शिक्षक होना चाहिए उसी तरीके का, जो व्यक्तिगत विभिन्नता जो है बच्चों में वो सबको देख के सबके अकॉर्डिंग पढ़ा सके। ठीक है, तो इसका आंसर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है 6 से 18 वर्ष तक के लिए, 3 से 18 वर्ष तक के लिए, देखिए 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए और 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए। तो आपने पढ़ा होगा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष के लिए, इसका आंसर सेकंड होगा। ये प्योर फैक्ट है, ये तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 10 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। टाइम हमें लग रहा है ज़्यादा लग रहा है, देखिए समझाने में टाइम लग जाता है, लेकिन आप 30 मिनट के पहले क्वेश्चन सॉल्व करें, ये कोशिश जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, जो विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य किससे है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार से, शिक्षण व्यावसायिकता के सार्वभौमिक संहिता से, शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। तो इसका आंसर फोर्थ होगा, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। ठीक है, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग यूडीएल। ठीक है, तो इसका आंसर फोर्थ होगा, बाकी सारे गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहा जा रहा है स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है केंद्रीकरण, संज्ञान बोध, संज्ञान या समायोजन। तो देखिए आपने मेटाकॉग्निशन पढ़ा होगा, मेटाकॉग्निशन में क्या होता है,
सोच के बारे में सोचना, ठीक है, यही होता है क्या, मेटाकॉग्निशन होता है, मतलब योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना। ये आपका किस में होगा, मेटाकॉग्निशन में होगा, संज्ञान बोध में होगा, ठीक है, ये सेकंड आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि इसमें देखिए किसी चीज का समाजीकरण नहीं हो रहा है, समायोजन नहीं हो रहा है, तो ये फोर्थ नहीं होगा। संज्ञान केवल कॉग्निशन दिया हुआ है, संज्ञान बोध में जो हो जाएगा ये पूरा योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन, ये सारा इसमें आ जाएगा मेटाकॉग्निशन में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसमें कहा जा रहा है जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। अपने अनुभव के आधार पर जब सोचते हैं तो क्या कहा जाता है, प्रतिक्रियावादी सोच। तो ये नहीं होगा, सृजनात्मक। देखिए इसमें अलग अलग तरीके से सोचने के बारे में कहीं कुछ नहीं कहा जा रहा, केवल कहा जाए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं, इसलिए सेकंड इसका आंसर नहीं होगा। थर्ड में कहा जा रहा है अमूर्त सोच, नहीं होगा इसका मूर्त, क्योंकि ये अनुभव के आधार पर कर रहे हैं ना, तो इसका आंसर मूर्त होगा, कंक्रीट थिंकिंग होगा, मूर्त सोच होगा, ठीक है, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों को विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है। तो यही क्वेश्चन सेम है कि जो अधिगमकर्ता मतलब जो बालक की व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है। ये सटीक शिक्षण नहीं होगा, क्योंकि सटीक में होगा एकदम सटीक पढ़ाया जा रहा है, किसी को ध्यान में ही नहीं रखा जा रहा है। त्रुटिहीन अनुदेशन तो यहाँ पे होगा नहीं, चयनित अनुदेशन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ विभेदी अनुदेशन है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है, मतलब अलग अलग बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग इसमें ध्यान रखा जा रहा है ना, विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जा रहा है, तो ये विभेदी अनुदेशन होगा, मतलब जिस बच्चे की जैसी नीड हो वैसे पढ़ाया जा रहा है, तो ये फर्स्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश का चरण का पूर्ववर्ती है। तो प्रतिपालन मतलब क्या है, मेंटेनेंस, तो ये अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती, इसके पहले क्या होता है। देखिए मेंटेन कैसे आप बनाएंगे, जब आपका सामान्यीकरण, तो ये इस चरण का क्या है, पूर्ववर्ती है। एक पूर्ववर्ती होता है, एक परवर्ती होता है, पर मतलब बाद में, पूर्ववर्ती मतलब पहले का, तो ये पहले का क्या होगा, सामान्यीकरण होगा। बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है जजों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं, मतलब संज्ञान, कॉग्निशन और आपके इमोशन, ये क्या होते हैं, अन्योन्याश्रित होते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं, या स्वतंत्र होते हैं, या अंतर संबंधित होते हैं, या एकीकृत होते हैं। ये जजों के क्या है, ये आपके क्या है, एक वैज्ञानिक है, देखिए इन्होंने कहा है कि जो कॉग्निशन और इमोशन होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ये एकदम एक परिभाषा इन्होंने दी हुई है, तो इसका आंसर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की डैश की विधि का प्रयोग कर रहा है। तो इसमें क्या किया जा रहा है, देखिए पहले से सीखे हुए, जो बच्चा पहले से सीखा हुआ है उस कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक क्या कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है। देखिए परफॉर्मेंस कर रहा है शिक्षक, तो वह शिक्षण की किस विधि, देखो इसमें क्योंकि अनुकरण तो कर नहीं रहा है, ना कि यहाँ ऑब्जर्वेशन कर रहा है, अवलोकन कर रहा है, संशोधन भी यहाँ नहीं कर रहा, तो ये क्या है, प्रतिरूपण है, जिसे आप मॉडलिंग कहते हो, तो इसका आंसर फोर्थ होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है मन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार क्या प्रस्तुत करता है, यह आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है चौकस, सतर्क, निवर्तमान और निरंकुश। तो निरंकुश तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, फायदा और नुकसान का दो अलग अलग चार्ट बना रहे हैं, यहाँ इसके फायदे हैं और यहाँ इसके नुकसान है, दो अलग अलग चार्ट बना रहे हैं, तो इसमें इसको क्या क्या कौन सा व्यवहार रहेगा, तो यहाँ इस पर सतर्क रहना होगा, उसको देखना होगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमारे लिए फायदा है और क्या है नुकसान है, तो इसमें इसके लिए सतर्क रहने की जरूरत है, तो इसका ये सतर्क में आएगा, ये व्यवहार प्रस्तुत कर रहा है, सेकंड इसका आंसर होगा, ठीक है। चौकस भी नहीं होगा और निवर्तमान ये भी नहीं होगा, निरंकुश भी नहीं होगा, इसका आंसर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, देखिए हमने 30 मिनट में आंसर कर लिया, आप भी 30 क्वेश्चन कर सकते हो, हमने समझाया तो हो सकता है आपको 10 मिनट ज़्यादा लग सकता है ना, 10 मिनट ज़्यादा लग सकता है, टीचर समझाता है, अगर आप डायरेक्ट आंसर करोगे तो आप 20-15 मिनट में CTP का क्वेश्चन कर सकते हो। 28 में कहा जा रहा है एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। किसके आधार पर मूल्यांकन करता है, ये आपको बताना है। सृजनात्मक, सौंदर्य बोध, अमूर्त और तार्किक। देखिए सृजनात्मकता हमने आपको बताया जहां बच्चा अलग अलग तरीके से अपना जो
थिंक कर सकता है, सोच सकता है वो अलग अलग तरीके से। जैसे हमने आपको अपसारी चिंतन कर सकता है ना, अलग अलग बारे में सोच सकता, ऐसा नहीं कन्वर्जेंट। तो ये सृजनात्मकता तो यहाँ कहीं कहा ही नहीं जा रहा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन कर सकता है। किसके किसके आधार पर? तार्किक, लॉजिकल, ठीक है, लॉजिक के आधार पर बच्चा ये सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन कर सकता है, ना कि सौंदर्य बोध और ना ही आपका अमूर्त। तो इसका आंसर फोर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। ये सारे आंसर आपके ऑफिशियल आंसर जो माने गए थे और जो आंसर है हमने आपको समझा के बताया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे डैश कहा जाता है, ठीक है। जिसमें बच्चा स्वयं आनंद लेता है, अनुभव प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? ड्रिल और अभ्यास में तो ये होगा नहीं, ये तो आपका एकदम गलत होता है, जिस भी ऑप्शन में आपको मिल जाए। उपभोक्ता प्रकार का मतलब यही आंसर आपका हो जाएगा, कंज्यूमर टाइप टास्क। और निर्माणात्मक प्रकार का तो इसमें कुछ प्रोड्यूसर टाइप टास्क तो है नहीं, और समस्यात्मक प्रकार का कोई समस्या तो इसमें कर नहीं रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि बच्चा जो है कार्य को करते समय स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करता है, तो इसे उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाता है। तो इसका सेकंड आंसर होगा। 30 लास्ट क्वेश्चन सीडीपी का। इसमें कहा जा रहा है बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? गतिबोधक, कर्ण, मोटर, प्रत्यक्षीकरण या अवलोकन। आंसर करें। तो जो आपकी देखिए काइनेटिक, देखिए इसका आंसर बताइएगा। संवेदी शिक्षण अधिगम प्रविधि में अधिगम संवर्धन, देखिए इसमें दृश्य भी कर रहा है, श्रव्य भी कर रहा है, स्पर्श भी कर रहा है। तो जो आपका गतिबोधक कार्य होता है, जो कोई भी गति कर रहा है, खेल विधि जैसे आपकी होती है, तो उसमें बच्चा क्या करता है? देखता भी है, सुनता भी है और चीज़ों को स्पर्श भी करता है। तो ये आपकी गतिबोधक में आएगी, ना कि कर्ण मोटर में आएगा, ना कि प्रत्यक्षीकरण में, ना ही ऑब्जर्वेशन में। तो एक अवलोकन किया जाता है बच्चे का, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ भी नहीं होगा, आपका होगा फर्स्ट, गति बोधक होगा, जिसमें बच्चा सुनेगा भी, है ना, देखेगा भी और स्पर्श भी करेगा। तो ये इसका आंसर फर्स्ट होगा। तो ये सीडीपी के आपके 30 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो वीडियो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां हम आपको सारे वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डेली क्लास आपकी शाम को 5 बजे होती है। अगर आप 5 बजे जुड़ोगे, कोई भी डाउट होगा कमेंट करोगे तो आपके कमेंट को लिया जाएगा, ठीक है। हमने सीडीपी पढ़ाया हुआ है, सारे क्वेश्चन भी साथ में लगवाए हुए हैं, ईवीएस पूरी तरीके से कंप्लीट और साइंस भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट जाके चेकआउट जरूर करिएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से। हम पहले थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी की जस्ट उसी क्लास में हम सारे प्रीवियस क्वेश्चन भी लगवाते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइएगा, ठीक है। ये 2018 का क्वेश्चन पेपर था। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर हिंदी में गलत मिलता है तो आप पेपर में जो इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा होता है वही आपका ऑफिशियल होता है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, इसमें आप आंसर कर रहे हो सेकंड, ठीक है, आपने इसको सेकंड आंसर किया हुआ है। और ये इंग्लिश में जो है, हिंदी में जो है, हिंदी में ये देखिए फोर्थ दिया हुआ है और इसका अगर कुछ भी उल्टा सीधा दे देता है, लेकिन आप एक बार इंग्लिश की तरफ जरूर देखिएगा, तो जो इंग्लिश में होता है वही आपका करेक्ट माना जाता है, ठीक है। अब इसमें बाल केंद्रित सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, इसमें बाल केंद्रित सेकंड दिया हुआ है, और इंग्लिश में जो दिया हुआ है वो बाल केंद्रित फोर्थ में दिया हुआ है, और आपने सेकंड लगाया हुआ है, तो आंसर वो फोर्थ वाला ही मानेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। वैसे ज़्यादा नहीं होता है, कभी कभी एक आध क्वेश्चन में हो जाता है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि हमने तो सही किया हुआ था तभी हमारे गलत हो गया। तो जो इंग्लिश वाला होता है वही आपका करेक्ट माना जाता है, ठीक है, स्टेटेड वही मानता है, ठीक है। तो ये पूरा 2018 का क्वेश्चन पेपर था। कल हम करेंगे दूसरा पेपर, ठीक है, कल हम हिंदी का कर लेते हैं 2018 का। लेकिन आप थ्योरी जरूर पढ़िएगा। अगर आप सीडीपी की थ्योरी नहीं पढ़े तब आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। जैसे प्याजे से क्वेश्चन पूछ लिया, तो जब आप थ्योरी प्याजे को पढ़ेंगे नहीं तो आंसर कहाँ से करेंगे। तो मिलेंगे हम दूसरी क्लास में। जब तक आप प्लीज़ शेयर कर जरूर किया करें, लाइक भी जरूर किया करें। हम लाइक नहीं करते हैं, बहुत कंजूसी करते हैं। क्यों? लाइक करने से क्या मिलता है? हमें कुछ नहीं मिलता। आप लाइक करोगे तो हमें 1 रुपया भी नहीं मिलता लाइक करने से। लाइक करते तो हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है, तब टीचर नई नई वीडियोस लेके आता है ना, तभी तो हम आपके लिए मैराथन और टैग वर्ड्स लेके आएंगे। जब आप लाइक ही नहीं करते, शेयर ही नहीं करते, तो टीचर को डीमोटिवेट हो